नमस्कार मित्रगण। मैं लीना महेंद्रे और मेरे चैनल का नाम है राष्ट्रीय चेतना, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मित्रों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप का एक एडवाइजर कह लो, जो बैठा हुआ है, जिसने ये कहा था कि भारत में जो ब्राह्मण हैं वे गरीबों का धन अ, हड़प रहे हैं, या इस तरह की कुछ वाहियात बात उसने कही थी। और उस समय मैंने अपने वीडियो में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि ये जो अमेरिकन हैं, इनका भारत की तरफ देखने का जो एक दृष्टिकोण है, नजरिया है, ये कितना गलत है। और ये कैसे हमारे सनातन के बारे में या हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर फिर भी कुछ भी बक देते हैं। और इन्हें एक पता है, जो कि आज नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हजारों वर्षों से अ, जितने भी आक्रमणकारी भारत पर आए, हर एक ने यही कहा कि यहाँ पर अगर भारत पर वास्तव में आपको पूरे पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में लेनी है, तो पहले यहाँ के ब्राह्मणों को मिटाओ। ये बात जितने भी आक्रमणकारी आए सभी ने कही, और यही बात ये डोनाल्ड ट्रंप का मित्र भी कह रहा था। तो और भारतीय संस्कृति में जो जिसे ब्राह्मण कहा जाता है या जिसे ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है, वो ये संबोधन उन सारे लोगों के लिए है जो कि विद्वत्ता में, ज्ञान के प्रसार में, ज्ञान के लिए तप करने में, ज्ञान के लिए अपनी पूरी साधना, पूरी लगन लगा देने में अपना जीवन बिताते हैं, और इस ज्ञान के प्रसारण में भी वो कार्य करते हैं, इस ज्ञान को फैलाने का वो कार्य करते हैं, जिस कारण से भारतीय संस्कृति जो है वो इस ऊंचाई तक पहुंचती है जहां हम दूसरे देशों की अपेक्षा अपनी संस्कृति के हिसाब से देखें तो हम ज्ञान के हिसाब से, ऐश्वर्य के हिसाब से, पैसे के हिसाब से और अपनी बातें दूसरों को मनवाने के हिसाब से भी हम एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। तो जब हम कहते हैं कि भारत कभी किसी देश पर, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता है, तो ये सही है कि हम कभी भी उनकी दूसरे देशों पर हमने सेना के द्वारा, तलवार के बल पर हमने आक्रमण नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारे विचार उन तक पहुंचे, हमारे विचार उन्हें भाएं, उन्हें अच्छे लगें और उसका वे स्वीकार करें, इसका प्रयास हमने हमेशा किया। और इसलिए हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा रही, इस परंपरा में जो हमारे विचार रहे हैं, वो सदा ही ऐसे विचार रहे हैं जो एक समाज के अभ्युदय के लिए उचित थे, और जो दूसरे को पसंद भी आते थे, उन्हें भी लगता था कि हाँ, ये विचार सही हैं। अब इन विचारों का अगर हम दूसरा उल्टा रूप अगर हम देखते हैं, तो जो कि हमारी संस्कृति में एक दैवी संपदा और आसुरी संपदा के नाम से ये बहुत सुंदर इसका विश्लेषण या इसका अंतर बताया जाता है कि एक तो होते हैं आसुरी विचार। तो इन आसुरी विचारों में होता क्या है कि यहाँ पर असत्य, बेईमानी, ठगी, लूटपाट, हत्या, और हत्या में भी एक साधारण हत्या नहीं बल्कि बड़ी क्रूर होकर के, क्रूरतापूर्ण हत्या, नृशंस जिसको कहते हैं, बीभत्स जिसको कहते हैं, ऐसी हत्याएं, ऐसे व्यवहार, ऐसे दुर्व्यवहार लोगों के साथ, ये सारे जिस समाज में किए जाते हैं, भले किसी कारण से हों, लेकिन जहां पर ये किए जाते हैं, जहां इन्हें उचित ठहराया जाता है, वो ऐसा सारा समाज या ऐसी पूरी विचारधारा को हम, हमारे देश ने आसुरी विचारधारा या राक्षसी विचारधारा कहा। और इसके विपरीत हमने ये कहा कि जो दैवी
विचारधारा है, दैवी संपदा जिसको हमने कहा भगवत गीता में, जो कि समाज को आगे ले जाने के लिए हमारे लिए आवश्यक है। तो उस विचारधारा में हमने जो गुण गिनाए हैं उसमें सत्य है, अक्रोध है, शौर्य है, पराक्रम है, लेकिन क्रूरता उसमें नहीं आती है, विभत्सता, नृशंसता उसमें नहीं आती है। मैं इतना बड़ा विवेचन ये दोबारा क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि आज जब हम बांग्लादेश के बाद आज हम नेपाल में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और जैसे ही ये नेपाल में हो गया, तो जैसे बांग्लादेश में जब एक सत्ता परिवर्तन हुआ और जो वहाँ पर नियम पूर्वक, विधि पूर्वक जो चुनी गई सरकार थी, उसको अ, आंदोलन के माध्यम से, उग्रवाद के माध्यम से उसको हटा दिया गया और नए लोगों को वहां ला करके बैठाया गया। तो हमारे देश के भी लोगों ने जो कि उचित मार्ग से, न्यायोचित मार्ग से, इलेक्शन के माध्यम से, हमारी लोकशाही परंपरा के माध्यम से चुन करके नहीं आ सकते हैं, उन्होंने एक सपने देखने और लोगों को बरगलाने का एक प्रयास आरंभ कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे देश में भी इसी तरह से हो सकता है या किया जाना चाहिए। फिर नेपाल में जब अभी बहुत ही हाल में, मतलब आज मुझे लगता है कि एक सप्ताह भी अभी हो रहा होगा पूरा, तो फिर वही बात हमारे देश में दोबारा दोहराई जा रही है कि देखो देखो, जैसे नेपाल में हुआ उसी तरह से भारत में भी सत्ता परिवर्तन इसी मार्ग से होगा। यानी जो सत्ता परिवर्तन का, जो लोकशाही, जो लोकतंत्र का जो मार्ग है, उस मार्ग को, उस मार्ग से अब ये विपक्ष जो है पूरी तरह से निराश हो चुका है और वो अब ये देख रहा है कि भारत में सत्ता पर आने के लिए उसे केवल वही उग्रवाद का ही एक मार्ग दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं, जो भारत का विपक्ष है, जो सत्ता पाने के लिए इस तरह के आंदोलन या इस तरह का एक मतलब देश में जिसको हम कहते हैं, वो बार बार, हमारा एक विपक्ष का नेता है जो बार बार ये कहता है कि देश में केरोसिन तो छिड़का हुआ है, बस एक तीली लगाने की आवश्यकता है। ये बार बार कहने वाले भी हमारे विपक्ष के लोग हैं। तो वो अब ये बात समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये हताशा में वो इतने डूबे हुए हैं कि वो समझते हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से वो चुन करके नहीं आने वाले, तो वो इस मार्ग से सत्ता पाना चाहते हैं, जैसे कि बंगाल में हुआ या जैसे नेपाल में हुआ। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ उन बाहर बैठे, देश के बाहर बैठे हुए ऐसे लोगों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जिसमें कम्युनिस्ट हैं, जिसमें अमेरिकन डीप स्टेट है, जिसमें चाइना है, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसमें कई दूसरे तरह के लोग हैं, जो अपने मन में ये भावना रखे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो भारत की टिकी हुई संस्कृति है, इस संस्कृति को हमें समाप्त करना है। अगर हम वैसा कर लेंगे तो हम भारत पर हम बड़ी ही सरलता से विजय पा लेंगे। जो गजवाए हिंद का जो सपना है उसे हम पूरा कर पाएंगे। मतलब विश्व में अगर सभी लोगों को लें तो उसमें से कुछ करीब करीब आधे लोग गजवाए हिंद का सपना पाले हुए हैं, बाकी हैं जो कम्युनिज्म का सपना पाले हुए हैं, बाकी और हैं जो कि डीप स्टेट हैं, वो ईसाइयत का सपना पाले हुए हैं। यानी हर कोई भारत को कब्जा करने के लिए अपने अपने तरीके से कोई न कोई एक सपने पाले हुए हैं उन्होंने, और वो किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति नष्ट हो, ताकि हमारे सपने जो हैं वो हम अ, उन्हें हम पूरा कर सकें, या इस तरह से भारत में हम सत्ता परिवर्तन कह लो, समाज परिवर्तन कह लो, मानसिकता परिवर्तन कह लो, ये हम कर सकें। तो ये जो विचार है, ये जो नया विचार है, जहां अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि लोकतांत्रिक
तरीके से भारत पर हम अपना कब्जा नहीं कर सकते, और अपने मन के मुताबिक हम भारत की जनता को नहीं बरगला सकते, उनका धर्मांतरण नहीं कर सकते, उन्हें सनातन से हम विमुख, हम पुराने तरीकों से नहीं कर सकते। अब वो ये कह रहे हैं कि पुराने तरीके जो 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 थोड़ा सा एक लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए थे, वो पुराने तंत्र अब विफल हो रहे हैं। तो ये लोग अब ये कह रहे हैं कि चलो इन पुराने तंत्रों को छोड़ो, हमें क्या पाना है, हमें भारतीय सनातन संस्कृति को समाप्त करना है, ताकि हम अपने मन मुताबिक सत्ता यहाँ पर चला सकें, हम अपने मन मुताबिक यहाँ पर सत्ता का उपभोग या दुरुपयोग हम कर सकें। तो जो संस्कृति को नष्ट करने की जो बात कह रहे हैं बाहर बैठे लोग, वो अब वो केवल ब्राह्मणों को समाप्त करो इतना कह करके नहीं रुक रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि इस भारतीय परंपरा में जितनी भी अच्छाइयों की बात हुआ करती थी, दैवी संपदा की बात हुआ करती थी, उस उन सारे गुणों को तोड़ो, उस विचारधारा को तोड़ो, और समाज में विपरीत विचारधारा फैलाओ, जिससे कि हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसे राक्षसी संपत्ति कहा है, आसुरी संपत्ति कहा है, उसकी तरफ हमें वापस ले जाने का प्रयास ये बाहर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और उसमें उनके प्रयासों में वो किन किन बातों को हमारे समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो तीन बातें जो कि बड़े जबरदस्त तरीके से सामने दिखाई पड़ती हैं, उसमें पहला मतलब अब यहाँ मैं पहला दूसरा भी नहीं कहूँगी, ये सारे की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं और हमें इस पर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है। एक, वो सत्यवादिता को प्रमोट नहीं करना चाहते, झूठ बोले जाओ, चाहे जितना झूठ बोलो, और एक वो समाज में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि झूठ, मक्कारी, ठगी, ये सारे कोई दोष नहीं है, ये गुण ही, बस किसी न किसी तरह से पैसे आ जाने चाहिए। मैं देखती हूँ कि जो जब भी मैं कभी टीवी खोलती हूँ और उसमें जो विज्ञापन आते हैं, तो आजकल मैं देखती हूँ कि अधिकतर विज्ञापन आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आओ आओ मैं तुम्हें तत्काल धनी होने का फॉर्मूला बताता हूँ या बताती हूँ। मतलब करीब 90% विज्ञापन में देखती हूँ कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि धनी होना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है, इसके लिए किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं, इसलिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। तो इनके तीन चार तरीके हैं। एक तो वो कहेंगे कि चलो खेलो, रमी खेलो, इस तरह के जो बेटिंग या बेटिंग गेम्स जिसको बोलते हैं, या मैं शब्द शायद भूल रही हूँ, पर गेमिंग जो हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। आज ही की बात है कि मैं एक स्कूल में चर्चा कर रही थी और स्कूल के टीचरों ने मुझे बताया कि उनके यहाँ कल एक केस रिपोर्ट हुई है, जबकि दोनों माँ बाप दोनों ने आकर के अपने ही बेटे के बारे में बताया, जो बेटा मुश्किल से 12-13 वर्ष का है, पर वो पिछले एक महीने में, 1 या 2 महीने में बेटिंग गेम्स खेलते हुए 10 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के खर्च कर चुका है। तो और ये स्कूली बच्चा है, ये मुश्किल से 6ठी या 7वीं कक्षा का बच्चा है। तो बच्चों को भी ये आदत लगा रहे हैं, युवाओं को लगा रहे हैं। ऐसा एक रिपोर्ट कहता है कि करीब करीब 50 करोड़ या 15 करोड़
शायद 15 करोड़ की बात थी कि इतने युवा ये बेटिंग गेम्स खेलते रहते हैं और लगे रहते हैं, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। और उन्हें लालच किस तरह से दिया जाता है, मुझे बार 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 वो युधिष्ठिर, महाभारत, द्यूत, वो प्रसंग बार बार स्मरण आता है कि हर बार युधिष्ठिर को बताया जाता था कि अरे अगला दांव खेल लो, बहुत अधिक संभावना है कि तुम जीत जाओ और तुम जो भी अब तक हारे हो वो सारा वापस तुम्हें मिल जाएगा। दुर्योधन की तरफ से भी, मतलब और भी कुछ दूसरे पक्ष की तरफ से भी तुम कुछ धन ले सकते हो। हर बार ये लालच दिया जा रहा था कि तुम अगला गेम खेलो और मोस्ट लाइकली वो तुम जीत जाओगे। तो हमारे यहाँ गेमिंग जो इस तरह से चल रही, और ये माना, ये उसी रिपोर्ट में मैं देख रही थी कि इसमें करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का इसमें ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो पूरा पैसे का लेन देन होता है, इसको भी हम अपने जीडीपी में काउंट करते हैं। और इस तरह से हमें, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि एक बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से वो जानने का प्रयास करते रहते हैं कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, क्या वो मतलब जितना हमें चाहिए उतना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक उन शायद, मतलब मैं तो शायद ही कह सकती हूँ, शायद अभी तक उनके पास वो टूल्स नहीं आए हैं जो उन्हें सेग्रीगेट करके बता सकें कि जो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है वो इस सेक्टर में इतना बढ़ रहा है, इस सेक्टर में इतना बढ़ रहा है, इस सेक्टर में इतना बढ़ रहा है। ये डेटा अगर उनके पास आ जाए और अगर उनके समझ में आ जाए कि ये बेटिंग जो होती है, गेमिंग जो होते हैं, ये जो गेम खेले जाते हैं, रमी रमी रमी, इनके वजह से हमारे जीडीपी का इतना परसेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो शायद वो चेत जाएं और शायद वो जल्दी से इसके विरुद्ध कुछ करें। आज तो मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमिस्ट हों या हमारे पॉलिसी मेकर्स हों, उन्हें लगता है कि ये जो रमी वगैरह इस तरह के जो गेम्स खेले जा रहे हैं, जिनके प्रमोशन के लिए हमारी पूरी बॉलीवुड लगी हुई है, पूरा क्रिकेट जगत के कई बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं इनके प्रमोशन के लिए, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं। और हमारे सरकार को, हमारे विद्वत जनों को, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, उनको लगता है कि ये सारा बड़ा ही मासूम सा है। उन्हें अभी तक, मुझे लगता है कि ये सचेतना, ये सतर्कता अभी तक उनके मन में नहीं पहुंची है कि हमारी पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को परिश्रम की ओर से उनका मुंह मोड़ करके उन्हें ऐसे निरर्थक चीजों की तरफ ले जाया जा रहा है जहां उन्हें लगता है कि तत्काल पैसा कमाना ही सर्वश्रेष्ठ गुण है, परिश्रम बिना किए पैसे कमाना सर्वश्रेष्ठ गुण है। और देव के भरोसे, लक के भरोसे पैसे कमाना यही सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो उन्हें धन की व्याख्या ही नहीं समझ में आई। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दो, कोई बात नहीं। एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये प्रयास किया था कि इन दोनों बातों का फर्क मैं समझा सकूं कि जब नीरज चोपड़ा जैसा व्यक्ति खेलता है और अपने जेवलिन थ्रो में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, उसके माध्यम से वो पैसे कमाता है, तो उसकी कमाई एक तरफ, जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, वो पूरी मेहनत से अपने खेल को परिष्कृत करते हैं, रिफाइन करते रहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, और फिर जब वो मैचेस खेलते हैं और बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हैं, जिसके पीछे उनकी काफी मेहनत, लगन ये समाई होती है, फिर उससे वो पैसा कमाते हैं, तो वो पैसा कमाना अलग है। और जुआ खेल करके पैसे कमाना बिना परिश्रम किए,
बिना कोई स्किल सीखे, बिना कोई मेहनत किए, बस कंप्यूटर पे बैठो, लगे रहो और अपने आप को ये कह करके बहलाओ फुसलाओ, अपने आप को धोखा दो कि मैं तो ये कोई स्किल ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ। जी नहीं, आप पूरी तरह से आप वही जुआ खेल रहे हैं जिसके कारण पूरा महाभारत का युद्ध हुआ और जिसे भगवत गीता में सबसे अधिक छल करने वाला बताया गया है। तो इसकी तरफ हमारी पीढ़ी बढ़ रही है, हमारी पीढ़ी को इसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है, हमारी पीढ़ी को नशे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, हमारी पीढ़ी को पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और आज नहीं तो कल यही हमारी पीढ़ी आपको दिखेगी कि ये ट्रैफिकिंग में ये फंस गए हैं, क्योंकि इनके कंट्रोलर मास्टर्स कोई और हैं जो आज गेम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आज ड्रग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आज पोर्नोग्राफी को कंट्रोल कर रहे हैं, और वे सारे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और वही आज हमारे युवा पीढ़ी को किसी को पोर्न में फंसा रहे हैं, किसी को जुए में फंसा रहे हैं, रमी जैसे खेलों में फंसा रहे हैं, किसी को नशे में फंसा रहे हैं। पर उनका जो दुष्कृत्य है वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। यही बच्चे कल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनेंगे। इनके ऊपर बलात्कार किए जाएंगे और उस बलात्कार में लड़का और लड़की ये भेद भी नहीं किया जाएगा। आज ही हम समाचार सुनते हैं कि कई छोटे बच्चे, यानी मेल बच्चे, पुल्लिंगी शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, उनको भी रेप किया जा रहा है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके अंतर्गत। कल को ये बच्चे उस बलात्कार के शिकार बनेंगे, कल को ये बच्चे, इनके अवयवों को काट करके बेचा जाएगा तो उसके वो शिकार बनेंगे। तो उनको आज जिस जाल में फंसाया जा रहा है उससे भी अधिक भयावह जाल में उनको खींचने का एक टनेल, उनको सक करने का, उनको खींच करके उस दूसरे भयानक जाल में फंसाने का भी पूरा रास्ता, रोड मैप बन चुका है। और उसके लिए ना केवल हमारे पॉलिसी मेकर्स को सतर्क रहना पड़ेगा, ना केवल हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे हर पेरेंट को सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे हर नागरिक को सतर्क रहना पड़ेगा। और वे सारे नागरिक जो आज सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, भले ही वो कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के कारण कर रहे हों, वो सत्ता पाने की लालसा के कारण कर रहे हों, जो हमारे देश ने, हमारी परंपरा ने, हमारी संस्कृति ने, जिन्हें समाज के उत्कर्ष के लिए आवश्यक और सद्गुण बताया, उसकी तरफ से जो जन सामान्य को विमुख करने का प्रयास जो कर रहे हैं, जो सनातन की रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं, जो देश की रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं, जिनके लिए देश के लिए प्राणोत्सर्ग करना सर्वोपरि है, ना कि देश को लूटना, उन सबको इस मामले में सतर्क होने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि हम कब तक ऐसी जो दुर्धर्ष और दुष्कृत्य करने वाली शक्तियां हैं, उनसे हम अपने आप को कितने दिन तक अनभिज्ञ रखेंगे, कितने दिन हम ये नाटक करेंगे कि अरे हमने तो इन्हें देखा ही नहीं है, कितने दिन हम नाटक करेंगे कि अरे ये तो हमारे समझ में ही नहीं आए। और अगर हम नाटक नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में मूर्खता कर रहे हैं, तो भी हमें जागना पड़ेगा अपनी उस नींद से, अपनी उस मूर्खता से। थोड़े से कड़े शब्दों का मैंने प्रयोग किया, लेकिन आज जो नेपाल में हुआ, और आज
जो भारत में बैठा हुआ विपक्ष जो ये पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है कि वे इस देश में लोकतांत्रिक माध्यम से जीत नहीं सकते, क्योंकि लोग उन्हें नकार रहे हैं। जो भी सामान्य बुद्धि का परंतु सत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो उन्हें नकार रहा है। ये बात उनकी समझ में आ गई है और भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हमारे देश में आज भी सत प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बहुसंख्य है। यह मैं किसी धर्म की भी बात नहीं कर रही, चाहे आप कोई भी धर्म उठा करके देख लीजिए, लेकिन आज भी भारत के हर धर्म के व्यक्तियों में अगर आप देखेंगे कि सत प्रवृत्त लोग कितने हैं और दुष्प्रवृत्त लोग कितने हैं, तो हमें प्रतिशत में कम अधिक तो दिख सकता है, लेकिन ऑन द होल हम ये देखेंगे कि हम आज भी सत प्रवृत्त लोग हैं। तो ऐसे सभी सत प्रवृत्त लोगों को आज सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी पक्ष जो है वो उनकी तरफ से निराश हो चुके हैं। तो विरोधी पक्ष यही कह रहा है कि हम देश में दुष्प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा देंगे तभी कोई चांस है कि हम आगे सत्ता में काबिज हो सकें। और उनको साथ देने के लिए बाहरी शक्तियां वो ये कह रही हैं कि इस देश की जो सत प्रवृत्त समाज की जो विचारधारा है उसको अगर हम नष्ट कर सकें तो फिर इस देश में भी हम वही अराजकता, वही परिश्रम से मुंह मोड़ना, वही रमी के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट कर लेना। और आप देखिए कि ये सारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं इनके कारण समाज में अवसाद फैल रहा है, खास करके युवा वर्ग में 16 से 30 और 8 से 16 दोनों एज ग्रुप्स में ये कहा जा रहा है कि सबसे अधिक डिप्रेशन से ग्रस्त पीढ़ी हमारे देश में है। आत्महत्या की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसके लिए जो भी इस देश का सत प्रवृत्त नागरिक है उसे न केवल सतर्क होना पड़ेगा वरन उसे सामने भी आना पड़ेगा। तो यही बात आप सब तक रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।